यस, गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज मैं आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर और सेकंड चैप्टर का लेकर आया हूं और अपने चैप्टर का नाम है फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड रशियन रिवॉल्यूशन। एक्चुअली यहाँ जो रशियन रिवॉल्यूशन है उसे जो है बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है या इसको बोला जाता है। एक्चुअली मैं आपको इन चीज़ों के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, बिफोर 9th क्लास 8th क्लास में भी इन चीज़ों के बारे में जानकारी दे चुका हूँ कि किस तरह से मतलब वर्ल्ड वार की शुरुआत कैसे हो सकती है या किस तरीके से की गई थी। इनके संबंध में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। एक्चुअली वर्ल्ड वार एक तरीके के कुछ केसेस होते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये जो है होता है, या कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से वर्ल्ड वार की जो है नींव पड़ती है। तो एक्चुअली यदि हम इसको समझने या बताने की कोशिश करें तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में शुरुआती दौर में जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर वर्ल्ड वार की वजह क्या बनी। बिफोर वर्ल्ड वार, जैसा कि आप सब जानते हैं, युद्ध से पहले क्या स्थिति बनी थी। आफ्टर द 16th सेंचुरी, हम सब जानते हैं लगभग 16th सेंचुरी के समय पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था। गाइस, क्या हो रहा था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्या हो रहा था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। किसी भी जगह यदि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा गाइस, आपको यह समझने की जरूरत है। इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक, रिवॉल्यूशन मीन्स क्रांति। जब किसी भी जगह उद्योगों से संबंधित क्रांति होगी तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं डिपेंड होती है किस पर? आपकी रॉ मटेरियल पर। किस पर होती है? रॉ मटेरियल पर। और रॉ मटेरियल पर कोई भी क्रांति, कोई भी रिवॉल्यूशन डिपेंड करता है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा? इस रॉ मटेरियल को लाना पड़ेगा। जितना अधिक मात्रा में रॉ मटेरियल होगा, जिसकी अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल की होगी, उतना ही आपका एक तरीके से इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन है वो आपका इंक्रीज करेगा। तो गाइस, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी और रॉ मटेरियल के लिए पूरा यूरोप क्या किया? अपने अपने फायदे के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए क्या करने लगा? कॉलोनीज बनाने लगा। मतलब रॉ मटेरियल आपको कहां से मिलेगा? कॉलोनीज। मतलब कॉलोनाइजेशन की उत्पत्ति होने लगी। कॉलोनाइज मतलब उपनिवेश, मतलब गुलाम। ऐसे कंट्रीज जो आपके गुलाम हो, ऐसी कॉलोनीज या ऐसी जगह जो आपकी गुलाम हो, आपका आधिपत्य स्वीकार करती हो, वो आपकी क्या कहलाती है? कॉलोनीज कहलाती है। तो गाइस, फिर से एक बात देखने की जरूरत है। जब पूरी दुनिया सो रही थी उस समय यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, मतलब औद्योगिक क्रांति आई। मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कहने सिस्टमैटिक तरीके से कोई कार्य करने की ललक जगी। मतलब उन्होंने क्या किया? कई चीजों का आविष्कार किया, कई चीजों का इन्वेंशन किया, जैसे स्टीम इंजन के साथ साथ उन्होंने कई ऐसी मशीनरीज को अपनाया जो क्या करती थी? प्रोडक्ट निकालती थी। उसमें मैन पावर की इस्तेमाल की जरूरत कम पड़ती थी। रॉ मटेरियल आप डालिए और आपको प्रोडक्शन मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज को रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी और रॉ मटेरियल लाने के लिए उन्हें कॉलोनीज बनानी पड़ी, मतलब कोलोनाइजेशन की शुरुआत करनी पड़ी, मतलब अपने अपने उपनिवेश बनाने की जरूरत पड़ी। और जब उपनिवेश बनाने शुरू किए तो डिफरेंट जो कंट्रीज थे और यूरोप के, उन्होंने भी दूसरे कंट्रीज को देखते हुए खुद की भी जो कॉलोनीज थी वो बनाने की कोशिश की। और ऐसी स्थिति में जो कंट्री दर कंट्री क्या होने लगा? आपस में ग्रुपिज्म होने लगा। क्या होने लगा? ग्रुपिज्म।
जब ग्रुपिज्म हुआ तो ग्रुपिज्म जब बन जाता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं वार की शुरुआत हुई। वार मतलब युद्ध। गाइस फिर से ये बात समझने की जरूरत है। हम और आप जब क्या करते हैं, हमारे पास कोई मशीनरी है, बहुत बड़ी मशीनरी, हमने क्या की, इन्वेंशन कर दी, और उस मशीनरी को किससे चलाना पड़ेगा, ऑयल से चलाना पड़ेगा। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑयल रिफाइनरीज की जरूरत पड़ेगी, स्टोरेज की, ऑयल स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। और ऑयल स्टोरेज जरूरी नहीं है कि हमारे पास हो, किसी और इंसान के पास हो सकता है। हमें उस पर क्या करना पड़ेगा, अपना आधिपत्य करना पड़ेगा। और जब अपना आधिपत्य होगा तो क्या होगा, अपनी मर्जी से हम उसका दोहन कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से उस चीज को इंपोर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं। साथ में ऑयल की, जब हमारे पास मशीनरी होगी, ऑयल की जरूरत पड़ेगी, ऑयल के साथ साथ किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, मतलब कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी। और जब कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी तो ओवरऑल हमें और किसकी जरूरत पड़ेगी, मैन फोर्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब इंसानी ताकत की जरूरत पड़ेगी। ओवरऑल यदि ये चीजें हमारे पास है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। और प्रोडक्शन करेंगे तो हमें मार्केट की जरूरत पड़ेगी। और मार्केट कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, जहां पर लोग अधिक हो, जहां पर एक से अधिक मात्रा में इंसान रहते हो, जहां पर मार्केट की अवेलेबिलिटी हो, जहां हमारा प्रोडक्ट बिक सकता हो। तो ऐसी स्थिति में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो इनको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी, ऑयल की जरूरत पड़ी, मैन पावर की जरूरत पड़ी। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने कॉलोनीज बनाना शुरू किया, क्योंकि यूरोप की अपेक्षा अदर कंट्रीज कैसे थे, बहुत ही वीक थे, पावर में कैसे थे, वीक थे। उनके यहां सोशल चेंजेस नहीं हुए थे, उनके यहां इकोनॉमिक चेंजेस नहीं हुए थे, उनके यहां पॉलिटिकल चेंजेस नहीं हुए थे। तो इन यूरोपियन कंट्रीज ने उसका फायदा उठाया, अपनी अपनी कॉलोनीज बनाई। अंत में क्या हुआ, ये यूरोपियन कंट्रीज ही आपस में भिड़ गए, मतलब वार के लिए, युद्ध के लिए तैयार हो गए, क्योंकि ये आपस में ग्रुप बनाने लगे कि कौन कितना बेनिफिट ले सकेगा कॉलोनीज से, कौन कितनी कॉलोनीज बना सकेगा, कौन इनसे मैन पावर ले सकेगा, कौन इनसे रॉ मटेरियल चीपेस्ट प्राइस में ले सकेगा। तो ऐसी स्थिति में यहां पर ग्रुपिज्म हुआ, और ग्रुपिज्म के बाद वार की स्थिति बनी। और वार की स्थिति जब बनती है तो गाइस युद्ध तो होना ही होना है। दूसरी इसमें एक वजह और बनी थी, फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। गाइस मैं फिर से नाम सुनो आप, फ्रैंकफर्ट ट्रीटी भी इस वार की एक वजह बनी थी। तो एक बार गाइस उसको भी देखते हैं। फ्रैंकफर्ट एडम ट्रीटी की बात करें तो वो वजह थी ग्रुपिज्म की। वो वजह किसकी थी, ग्रुपिज्म की। और ये जो ट्रीटी थी इसने क्या किया, वार का, युद्ध का रास्ता खोल दिया। किसका रास्ता खोल दिया, युद्ध का रास्ता खोल दिया। 1871 ये 10 मई, ये क्या था आपका, फ्रैंकफर्ट ट्रीटी जो है, इस दिन क्या हुई थी, फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। गाइस ये आपकी 1871 फ्रैंकफर्ट ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। और इस फ्रैंकफर्ट ट्रीटी में दो कंट्रीज के बीच एक क्या हुआ, संधि हुई। और वो कंट्रीज थी आपकी कौन सी, फ्रांस और जर्मनी। कौन सी दो कंट्रीज थी, फ्रांस कंट्री एंड जर्मनी। इन दो कंट्रीज के बीच जब ये ट्रीटी हुई तो इसने युद्ध की नींव रख दी, फर्स्ट वर्ल्ड वार की नींव रख दी। क्योंकि इसमें जो फ्रांस था उसको क्या करना पड़ा था, अपमान झेलना पड़ा था। अपमान किस बात का झेलना पड़ा था, क्योंकि इसको अपने 2 शहर देने पड़े थे, गंवाने पड़े थे, गिफ्ट करने पड़े थे, मतलब उस पर अधिकार कर लिया गया था जर्मनी के द्वारा। और वहीं से कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वार की जो है नींव रख जाती है। क्यों रख जाती है, क्योंकि ये जो कंट्रीज थे कहीं झुकना नहीं चाहते थे, इनके अंदर पैट्रियट की भावना थी, इनके अंदर नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी घुस चुकी थी तब तक। आफ्टर, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, 16th सेंचुरी, 16वीं सेंचुरी के बाद इनमें आपस में, इनके अपनत्व में कहीं ना कहीं कैसा हो गया था, कुछ डिफरेंट सा आने लगा था। मतलब ये सोचने लगे थे कि नेशनलिज्म की कुछ होता है, ये सोचने लगे थे कि पेट्रियट में कुछ होता है, ये सोचने लगे थे कि एक कंट्री की कोई बाउंड्री होती है, ये पता चलने लगा था कि अपनी कुछ सीमाएं होती हैं,
कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कुछ व्यापार होता है, कुछ इंडस्ट्रीज होता है, तो ऐसी स्थिति में ये अधिक मुनाफा करना चाहते थे और वहीं से वर्ल्ड वार का क्या नींव पड़ गई। तो गाइस अब हम आपको लेके चलते हैं कि ये तो क्या था, मैंने एक ऐसा तरीका बताया, एक वजह बताई, एक केसेस बताया कि कैसे वर्ल्ड वार की नींव पड़ी। अब आता है फैक्टर ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, वजह क्या आती फर्स्ट वर्ल्ड वार की, तो वो हम देखते हैं। फैक्टर ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। गाइस यदि आप इसको समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है और एक बार इसको रिवाइज करने की जरूरत है। हाँ, अब हम आपको बताते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसकी वजह क्या थी। आफ्टर रिवॉल्यूशन, तो अब देखते हैं फर्स्ट फैक्टर ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। फैक्टर ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले आफ्टर रिवॉल्यूशन, जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो कंट्रीज थे कॉलोनीज बनाने की जो है दौड़ में शामिल हो गए थे। हर एक कंट्री, यूरोपियन कंट्री चाह रहा था कि हमारी अपनी कॉलोनीज हो। दूसरा जो वजह बनी वो थी ओपियम वार, और भी आपका जो उस समय हुआ था, जो चाइना और किसके बीच हुआ था, ब्रिटेन के बीच हुआ था। फिर आपका आ जाता है बैटलशिप फॉर ऑयल फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए। अब यहां से देखते हैं फैक्टर ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो सबसे पहले क्या था, फर्स्ट पॉइंट आपका फॉर ऑयल फैक्ट्रीज। ऑयल फैक्ट्रीज को क्या करना, अपना कब्जा करना, या ऑयल से संबंधित जो कंट्रीज थे उन पर जो है कंट्रीज की क्या थी, यूरोपियन कंट्रीज की क्या थी, नजर थी। सेकंड आपका इकोनॉमिक फैक्टर, थर्ड यदि आप बात करोगे तो आपका मिलिटेंट फैक्टर, मिलिट्री इक्विपमेंट। फोर्थ आपका मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ साथ ग्रुपिज्म। फिफ्थ आपका आ जाता है ग्रुपिज्म के साथ साथ और भी ऐसे कई कार्य थे, जैसे सीक्रेट ट्रीटीज। सिक्स आपका आ जाता है सीक्रेट ट्रीटी के बाद फीलिंग ऑफ फेयरेंस रेवोल्यूशन, या जो है फीलिंग ऑफ फेयरेंस नेशनलिज्म। सेवंथ की यदि हम बात करें तो ये आ जाता है रोल ऑफ न्यूज़पेपर। रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स। नेक्स्ट आपका आ जाता है फिलॉसफी ऑफ अबाउट वार। गाइस ये आपके क्या थे, फैक्टर थे जो किससे रिलेटेड थे, आपके फर्स्ट वर्ल्ड वार से रिलेटेड फैक्टर हैं। गाइस ये फैक्टर रिलेटेड क्यों है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं। एक्चुअली मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, औद्योगिक क्रांति आई। जब औद्योगिक क्रांति आई
तो ज्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज थे, जैसे बेल्जियम के साथ आपके इंग्लैंड, डचेस, साथ में एक तरीके से पुर्तगालीस, फ्रांसीसी, इन सब ने क्या किया, अपनी अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को स्टेबलाइज किया। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को जब आप स्टेबलाइज करोगे तो क्या होगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को आप स्टेबलाइज करोगे तो क्या होगा, बड़ी बड़ी इस फैक्ट्री को जब आप स्टेबलाइज करोगे तो उनके लिए आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी फर्स्टली। दूसरा, फैक्ट्रीज को चलाने के लिए किसकी, ऑयल की जरूरत पड़ेगी, पेट्रोलियम, डीजल या जो भी जिससे वो चलती हो। तो अब पहली स्थिति में क्या हुआ कि अधिकतर कंट्रीज के द्वारा, अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा ऑयल फैक्ट्रीज को स्टेबलाइज किया गया और उनके लिए जरूरत हुई ऑयल रिफाइनरीज की, कच्चे ऑयल की या जो भी यूजेबल ऑयल की। तो ऐसा तो था नहीं कि सभी यूरोपियन कंट्रीज के पास ऑयल रिफाइनरीज हो, तो उन्होंने क्या किया, ऑयल की पूर्ति के लिए जो डिफरेंट कंट्रीज थे, जैसे एशियन कंट्रीज थे, उनके ऊपर नजर दौड़ानी शुरू की। किसके ऊपर, एशियन कंट्रीज, जैसे इराक, कुवैत के साथ सऊदी। तो ऐसी स्थिति में क्या किया, जब इन्होंने नजर रखी दूसरे कंट्रीज के ऊपर, तो अदर यूरोपियन कंट्रीज भी इस दौड़ में शामिल हुए। इन्होंने भी अपनी कॉलोनीज को बनाने की कोशिश की और वहीं पर क्या हुआ, आपस में इस दौड़ में ये कंट्रीज जो थे आपस में भिड़ गए। क्या हुआ, ये आपस में भिड़ गए, जैसे कि जर्मनी, इंग्लैंड, रसिया और अमेरिका। कौन कौन से, जर्मनी, रसिया, अमेरिका और साथ में एक तरीके से इंग्लैंड। कौन कौन से कंट्री गाइस, जर्मनी, रसिया, अमेरिका, इंग्लैंड। ये जो 4 कंट्रीज थे ये आपस में भिड़ गए। क्यों भिड़ गए, कॉलोनीज बनानी थी जो, क्यों बनानी थी, क्योंकि इनको ऑयल चाहिए था, रिफाइनरीज चाहिए थी। और इन्होंने क्या किया, ईरान, इराक, कुवैत और सऊदीया की तरफ नजर रखना शुरू किया। किसके ऊपर, ईरान, इराक, सऊदी, इन सब के ऊपर इन्होंने क्या किया, अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की, क्योंकि इन्हें क्या चाहिए था, ऑयल रिफाइनरीज चाहिए थी। तो ये भी कहीं ना कहीं आपस में जो बाहर था उसकी एक वजह बनी। ऊपर से सेकंड आपका, फिर आपका आ जाता है इकोनॉमिक फैक्टर। क्यों भाई, अब ये क्यों आ जाता है, इकोनॉमिक फैक्टर की यहाँ क्या वजह बन गई, इकोनॉमिक फैक्टर की यहाँ पर यह वजह बनी, एक्चुअली प्रत्येक यूरोपियन कंट्रीज क्या कर रहा था, अपने यहाँ कंपनीज को स्टेबलाइज कर रहा था। कंपनीज को स्टेबलाइज करने की वजह से उन्हें क्या करना था, रॉ मटेरियल की जरूरत थी। और रॉ मटेरियल की जरूरत इसलिए थी क्योंकि उन्हें प्रोडक्शन करना था, न्यू प्रोडक्शन करना था। गाइस मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेके बताता हूं। ये जो मैं शर्ट पहने हूं, इसका पहले क्या आया होगा, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कॉटन। पहले कंपनीज ने क्या किया होगा, कॉटन लिया होगा एज ए रॉ मटेरियल। कॉटन को उन्होंने क्या किया होगा, इंपोर्ट किया होगा, बाई किया होगा, खरीदा होगा। कॉटन खरीदने के बाद उन्होंने फिर क्या जरूरत, जब कॉटन उन्हें मिल जाएगा, जब रॉ मटेरियल मिल जाएगा, तो उन्होंने फैक्ट्रीज के माध्यम से इसको आउटपुट दिया। और आउटपुट के रूप में उन्होंने क्या दिया, एक प्रोडक्ट दिया। प्रोडक्ट क्या था, ये शर्ट। प्रोडक्ट क्या था, शर्ट। जब प्रोडक्ट आपका शर्ट हो जाएगा तो फिर इसके लिए एक मार्केट की जरूरत पड़ेगी जहां पर इसको खरीदने वाला हो कोई। तो जब खरीदने वाला कोई एक मार्केट है और बेचने वाले, सेलिंग करने वाले सो मेनी कंट्रीज, तो हाउ द इफेक्ट, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको पता है। इफेक्ट क्या पड़ेगा कि आपस में क्रूइली या फिर
किसी और तरीके से एक बैटल से पा जाएगी, मार्केटिंग बैटल से पा जाएगी कि मेरा प्रोडक्ट पहले बिकना चाहिए या मेरा प्रोडक्ट पहले बिकना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इकोनॉमिक फैक्टर भी एक बड़ा वजह बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, क्योंकि प्रत्येक कंट्री ये चाहता था कि मेरा प्रोडक्ट जो है पहले सेल हो, जिससे कि मेरी इकोनॉमिक पावर है, मेरे कंट्री की जो इकोनॉमिक पावर है वो कैसी हो जाए, एक अप्रोच ले जाए, हाइगर जो है पहुंच जाए। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका अलग, जर्मनी अलग, ब्रिटेन अलग, पोलैंड अलग, डचेज अलग और फ्रांसीसी एक अलग, साथ में जर्मनी भी ऐसी कोशिश में लगा हुआ था। तो ये था आपका इकोनॉमिक कारण, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड वॉर हो गया। फिर आपका थर्ड आ जाता है मिलिट्री इक्विपमेंट। एक्चुअली इन द बिगिनिंग ऑफ 16th सेंचुरी, जैसा कि मैंने बताया, इन द बिगिनिंग ऑफ 16th सेंचुरी ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज क्या थे, अपनी मिलिटेंट पावर को इंप्रूव करने में जुटे हुए थे, इनोवेशन कर रहे थे, इंप्लीमेंट कर रहे थे। किस लिए? इसलिए कर रहे थे कि जो है अपनी अधिक से अधिक मात्रा में क्या करें, कॉलोनीज बना सकें। जितनी अधिक कॉलोनीज होगी उतना बड़ा प्रॉफिट होगा। ऐसी स्थिति में क्या था कि जब मिलिट्री इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी तो इकोनॉमिक वेल्थ होनी चाहिए आपके पास, और इकोनॉमिक वेल्थ तब आएगी जब आपका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन की सेलिंग होगी, सेलिंग होगी तो आपके पास मनी होगी, और मनी होगी तो आप इक्विपमेंट को क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं या फिर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो लगातार जो मिलिट्री पावर थी वो इंक्रीज होती जा रही थी, उनके इक्विपमेंट बढ़ते चले जा रहे थे, तो ज्यादातर कंट्रीज मिलिट्री पावर की अप्रोच लगाने में भी जुटे हुए थे। ये भी एक बड़ी वजह थी। नेक्स्ट आपका था ग्रुपिज्म। ज्यादातर कंट्रीज, मैंने आपको पहले भी बोला है, यूरोपियन जो कंट्रीज थे वो क्या कर रहे थे, फ्रांसीसी मैंने बताया, डचेज आपको बताया, साथ में आपको जो है यूरोपीय जो है इंग्लैंड बताया, मतलब ब्रिटेन, ये सब क्या थे, एक अपना अलग एक तरीके से ग्रुपिज्म तैयार कर रहे थे। इधर एक ये ग्रुप और दूसरा कहीं ना कहीं जो कि जर्मनी इटली क्या कर रहे थे, अपना एक अलग ग्रुप तैयार कर रहे थे। वो जर्मनी और इटली ऐसा क्यों कर रहे थे? जर्मनी, जैसा कि हम जानते हैं, जर्मनी का एक आपको फैक्ट बता रहा हूं, उस समय ग्रीडी ऑफ द यूरोपियन नेशंस वर ट्राइंग टू कॉलोनाइज वेरियस Asia African territories. In other hand, Germany and Italy had to the plaguing the competition of industrialization, commercialization and the colonization. सबसे पहले तो क्या हुआ, ये कंट्रीज जो आपके कौन, इंग्लैंड, डच और फ्रांसीसी, ये सब तो अपने कॉलोनीज को इंप्रूव करने में जुटे हुए थे, और उधर क्या था, जर्मनी वो नेशनलिज्म को जो इंप्रूव कर रहा था, नेशनलिज्म की भावना को इंप्रूव कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो उसने भी इन यूरोपियन कंट्रीज की तरह ही अपनी कॉलोनीज को इंप्रूव करने की कोशिश की, कंपटीशन में आने की कोशिश की। देखिए, जब आपके कंपटीटर बढ़ जाते हैं तो आपको क्या होता है, गुस्सा आता है, आप क्या करते हैं, हर तरह की कोशिश करते हैं उसको गिराने की। तो वही हुआ जब इटली और जर्मनी नेशनलिज्म से उबर कर, पॉलिटिकली राइट से उबर कर, जब कॉमर्शियलाइजेशन में आए, इंडस्ट्रियलाइजेशन में आए और कॉलोनीज उन्होंने जब शुरुआत की, तो अदर यूरोपियन कंट्रीज के बीच उनका क्या हुआ, आपस में बार हो गया, युद्ध हुआ। यह भी एक वजह थी, क्वालिटी बढ़ गई उनकी आपस में। तो यह भी एक बड़ा फैक्ट रहा था। तो कहीं ना कहीं इससे लगातार एक जो सबसे बड़ी वजह यह थी कि कहीं ना कहीं एशियन अफ्रीकन जो कंट्रीज थे उनका एक्सप्लॉइट हो रहा था, शोषण हो रहा था। तो गाइस, ये भी आपको बता दूं कि ग्रुपिज्म होने की वजह से भी कौन कौन से ग्रुपिज्म थे, एक तो जर्मनी, इटली, जर्मनी, इटली और तुर्की। इधर दूसरा जो आपका था यूरोपियन कंट्रीज, जैसे इंग्लैंड, डच, फ्रांस,
ये जो कंट्रीज थे ये अलग थे। तो इस तरीके से ये लगातार ग्रुपेज भी इसका एक तरीके से कार्ड बनी। इसमें एक आपका और भी कंट्री आ जाते हैं कई, जैसे ऑस्ट्रिया वगैरह। नेक्स्ट आपका सीक्रेट ट्रीटी। लगातार क्या हो रहा था, सब अपने अपनी किस्मत के लिए क्या कर रहे थे, सब अपनी अपनी कॉलोनीज के लिए परेशान हो रहे थे। तो इन कंट्रीज के अंदर लगातार सीक्रेट ट्रीटी भी हो रही थी। सीक्रेट मतलब चुपचाप बहुत सी संधियां हो जाती थी कि ये तेरा, ये मेरा, अफ्रीकन कंट्री में कांगो मेरा, या फिर एक तरीके से दूसरा जैसे मोरक्को मेरा। तो ऐसी स्थिति में भी जो कंट्रीज थे वो आपस में भिड़ जाते थे। तो ये सीक्रेट ट्रीटी भी इस युद्ध की एक बड़ी वजह बनी। फिर आपका आ जाता है फीलिंग ऑफ फिरेंस नेशनलिज्म। लगातार जो कंट्रीज थे जब वो स्वतंत्र हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए, तो इंडिपेंडेंस होने के बाद उनके अंदर एक फीलिंग बहुत बढ़ गई, पैट्रियट की फीलिंग बढ़ गई, नेशनलिटी की फीलिंग बढ़ गई, ह्यूमैनिटी तो उनके अंदर नाम मात्र की भी नहीं थी। उन्हें लगता था कि आगे बढ़ने का युद्ध ही एकमात्र तरीका है। उन्हें लगता था कि अपनी नेशनलिटी को बढ़ाने का युद्ध ही एकमात्र तरीका है। उन्हें लगता था कि अपनी बाउंड्री को एक्सटेंड करना ही नेशनलिज्म है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो ऐसी भावनाएं भी कहीं ना कहीं इस युद्ध का एक कारण बनी। क्या बनी? कारण बनी, जिनमें से एक था जर्मनी। जर्मनी को हमेशा ये लगता था कि वो क्या कर सकता है, पूरे वर्ल्ड को लीड कर सकता है। उसके पास एक लीडिंग कैपेसिटी है, लीडिंग पावर है। यदि वो चाहेगा तो पूरे वर्ल्ड को लीड कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा था क्या? बिल्कुल नहीं था। आपको पता भी होगा अंत में इसमें जर्मनी की क्या हुई थी? हार भी हुई थी। तो गाइस लीडिंग, उसे लगता था कि लीडिंग कैपेसिटी है। तो फेरेंस नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर, वो भी एक तरीके से इस युद्ध की बड़ी वजह बनी थी। एंड नेक्स्ट द रोल ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का जो रोल होता है ना मीडिया के अंदर, बहुत बड़ा होता है गाइस। तो कहीं ना कहीं आज भी आप देखते हो कि कोई भी न्यूज आती है तो हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से अवगत होते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, और उसी हिसाब से हम अपनी फीलिंग्स को क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। उस समय भी यही हुआ। उस समय तो मीडिया में ओनली ऑन सिर्फ क्या न्यूज़पेपर का ही कर्तव्य बनता था कि वो एक नेचुरल जो एक तरीके से नेशनलिटी है उसको फील कराए, ना कि एक तरीके से आपस में घृणा पैदा करे, ना कि आपस में फियर पैदा करे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लगातार एक तरीके से क्या हुआ कि जो न्यूज़पेपर वगैरह थे उन्होंने एक अलग तरीके की जो है अप्रोच दिखाई। उन्होंने एक प्रोपोगेंडा बनाया फियर का और एमिनिटी का, दुश्मनी का, डरावनापन। मतलब इन सब से आप क्या जाहिर कर सकते हो? इन सब से तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ युद्ध ही एकमात्र रास्ता दिखा सकते हो। तो ये भी एक कारण था कि उस समय के जो न्यूज़पेपर थे उनका जो रोल था उन्होंने अपने तरीके से नहीं निभाया। उन्होंने जो आपस में जो है ह्यूमैनिटी जो दिखानी चाहिए, जो एक नेशनलिटी को तो दिखाया लेकिन ह्यूमैनिटी को नहीं दिखाया। आपस में जो एक तरीके से जो रिलेशन होना चाहिए कंट्री के आपस में बीच में, उसके प्रति कोई भी ऐसी आस्था नहीं दिखाई। साथ में एक तरीके से कोई भी नेशंस की स्थापना, कोई जो है संघ की स्थापना उस समय नहीं की गई थी जो इस युद्ध को रोक सकता। नेक्स्ट आपका आ जाता है इसी में कि फिलॉसफी अबाउट वार। उस समय जो स्कॉलर्स थे, जो विद्वान थे इन कंट्रीज के, उनकी फिलॉसफी ये थी कि युद्ध ही एकमात्र रास्ता है जिससे हमारी नेशनलिटी निकल के आती है, जिससे हमारी नेशनलिटी की फीलिंग नजर आती है। तो ऐसी स्थिति में भी ये एक रास्ता बना कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो होकर रहा। जैसे मान के चलो पॉलिसी ऑफ वार इज वेलफेयर। मतलब कुछ ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने कहा पॉलिसी ऑफ वार वेलफेयर, पॉलिसी ऑफ वार इज वेलफेयर। मतलब युद्ध ही एकमात्र रास्ता है अपनी मतलब जो है समृद्धता का। युद्ध करोगे तो समृद्ध हो जाओगे। क्या संभव है? नहीं है। लेकिन उन्हें लगता था कि युद्ध एकमात्र रास्ता है जिससे हम समृद्ध हो सकते हैं। दूसरा एक और थे जर्मन राइटर जिन्होंने कहा ओनली द माइटी डिजर्व टू लाइव। जीवन जीना है तो लड़ो। फिर और भी कहे थे वार अलोन विद द नेशंस नीड। राष्ट्र की सिर्फ एक ही जरूरत होती है कि युद्ध लड़ो।
क्या ये सब चीजें आपको युद्ध से रोक सकती हैं? आपको खुद अनुमान लग सकता है कि ये सब क्या थे, एक तरीके से युद्ध कराने के सब तरीके थे। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर बने जिसकी वजह से जो हमारा युद्ध था कैसा रहा, होकर रहा। तो गाइस और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि एक फैक्टर और भी था। मैंने आपको बताया था कि फ्रांस और जर्मनी के बीच जो लगातार जो एक संधि हुई थी, जैसे फ्रैंकफर्ट संधि के नाम से जानते हैं, एक तरीके से इसे हम कभी कभी एक नाम और दे देते हैं, इसका नाम हम चलो आपको बता देते हैं, एक शॉर्ट में इसको लर्न करने के लिए GFF या GF भी बोल देते हैं। तो यहां पे क्या है, F मतलब फ्रैंकफर्ट, G मतलब जर्मनी, F मतलब फ्रांस। तो गाइस GF आप इसको याद करना। तो F फर्स्ट, मिडिल F मतलब फ्रैंकफर्ट मतलब ट्रीटी, लास्ट F फ्रांस और फर्स्ट G जर्मनी। तो गाइस ये जो आपकी फ्रैंकफर्ट GF वाली जो एक तरीके से जो ट्रीटी थी उसने भी इस युद्ध को पहले ही लिख दिया था। दूसरा मैंने आपको बताया कि ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से, या ग्लोबलाइजेशन तो खैर आज के दौर में है, उस समय क्या था, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने की वजह से भी इसकी एक तरीके से कहीं ना कहीं नींव पड़ गई थी। कुछ सीक्रेट ट्रीटी हो रही थी, कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए थे और साथ में कुछ इकोनॉमिक फैक्टर थे। आप देख सकते हो फीलिंग ऑफ फ्रेंच नेशनलिज्म की थी, साथ में रोल ऑफ न्यूज़पेपर था, फिलॉसफी ऑफ अबाउट वार थी, और साथ में एक तरीके से कुछ यूरोपियन जो कंट्री एशियन कंट्रीज की जो है वीकनेस भी कहीं ना कहीं इस युद्ध का कारण बनी। एक्चुअली यदि एशियन कंट्रीज वीक ना होते तो वो क्या कर सकते थे, अपना बचाव कर सकते थे, खुद को कॉलोनीज बनने से रोक सकते थे, लेकिन ये सब संभव नहीं हो पाया। और ऐसी स्थिति में भी यूरोपियन कंट्रीज को मौका मिला कि वो एशियन कंट्रीज को और अफ्रीकन कंट्रीज को अपनी कॉलोनीज बनाएं और एक युद्ध का क्या करें, निर्माण कर दें। निर्माण ही मानता हूं, जब आप अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते तो फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं होता है अपने बचाव का। तो लगातार ये जो है ऐसी स्थिति बनी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था आपका होकर रहा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में मैं आपको फिर मिलूंगा सेकंड लेक्चर के साथ, और कोशिश करूंगा सेकंड लेक्चर में मैं इस चैप्टर को क्या करूं, क्लोज कर दूंगा इस। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।